नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं एक गैस पेपर लेकर आई हूँ यूपी टेट का हिंदी भाषा का। आज हम हिंदी भाषा के 50 क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एग्जाम में आते हैं ऐसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? हलंत कौन सा होता है? हलंत एक तिरछी रेखा ऐसी होती है, अक्षर के नीचे लगाते हैं और हलंत जिस अक्षर के नीचे लगा हुआ होता है उसको हम आधा अक्षर कहते हैं, वह आधा अक्षर हो जाता है। तो हलंत हम कहाँ पर लगाते हैं? व्यंजन को द्वितीय रूप में लिखने के लिए, या फिर व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, या फिर व्यंजन और स्वर और व्यंजन को जोड़ने के लिए, या फिर व्यंजन और स्वर को अलग करने के लिए। तो हम कहाँ पर लगाते हैं हलंत को? अभी हमने बताया है कि अगर किसी भी व्यंजन में हलंत लगा हुआ है तो स्वर के रहित है, उसे हम स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि क्या चित्रात्मक है, या फिर ध्वन्यात्मक है, या संकेतात्मक है, या प्रतीकात्मक है? तो देवनागरी लिपि हमारी चित्रात्मक है। देखिए जैसे हम यहाँ पर ये लिखे हुए देख रहे हैं, ये देखो अक्षर ये कैसे हैं, ये चित्र की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो देवनागरी लिपि हमारी चित्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड और या नहीं। यहाँ पर देखो ये होगा ड और ढ, ये वाला ढ, ड और ढ ध्वनियां सामान्यतः कहाँ नहीं आती हैं? क्या यहाँ पर नंबर ए है, शब्द के प्रारंभ में नहीं आती हैं, या शब्द के मध्य में नहीं आती हैं, या शब्द के अंत में नहीं आती हैं? सभी स्थानों पर कहाँ पर हमारी ड और ढ ध्वनियां जो ये है हमारी, देखो यहाँ पर ड और ये ढ, ये दोनों ध्वनियां हमारी यहाँ पे ये गलत है, ये कहाँ पर नहीं आती हैं। तो कभी भी हमें ड और ढ ध्वनियां शब्द के प्रारंभ में नहीं मिलती है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि में लिखी जाती है किस में हमारी हिंदी भाषा? लिपि क्या होती है? लिपि हमारे भाषा के चिन्ह होते हैं, जैसे क ख ग घ। तो ये हमारे क्या है? लिपि है कि किस लिपि में भाषा को हम लिखते हैं। तो हिंदी भाषा हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। गुरुमुखी लिखी जाती है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है, और रोमन लिपि है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देवनागरी लिपि में कुल मूल स्वर कितने माने जाते हैं? देवनागरी लिपि में मूल स्वर कितने होते हैं? तो हमारे 11 मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस योग से बना है? यह जो हमारा यानी ग हमारा किस योग से बना है? किस किस के योग से बना? तो ये हमारा क्या है? संयुक्त अक्षर है, और ये ज और य से बना है, या ग और य से बना है, या ज या य से बना है, या फिर क और श से बना है। तो जो हमारा ग अक्षर होता है वह ज और या से बना है, लेकिन इस ज के नीचे हम हलंत लगाते हैं। जितने भी हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्या है? हमारे संयुक्त अक्षर हैं। ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, और जो हमारा प्रथम अक्षर होता है, प्रथम जो वर्ण होता है, उसके नीचे यह तिरछी लाइन होना आवश्यक है। जिस भी अक्षर के वर्ण के नीचे यह तिरछी लाइन नहीं है तो वो हमारा सही नहीं होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या गलती हुई है? सी पर, यहाँ पर हलंत यहाँ पर हट गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है क्योंकि मैंने यहाँ पर हलंत लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे 4। ऊष्म संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श और से,
और है। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो इनमें से हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। अह को क्या कहते हैं? अह को हम क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन आगे दिए हुए हैं। क्या अनुस्वार कहते हैं, क्या विसर्ग कहते हैं, क्या अनुनासिक कहते हैं, या फिर यहाँ पर देखते हैं हम, या अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या फिर हलंत कहते हैं। तो अह को हम क्या कहते हैं? अह को हम अनुनासिक कहते हैं। यहाँ पर ये अनुनासिक हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन ध्वनियां प्राणत्व के आधार पर। देखो, हिंदी वर्णमाला में जितने भी हमारे वर्णमाला है उसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं और 5 इसमें वर्ण होते हैं। तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजन में यह पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में द्वितीय और चतुर्थ जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं हमारे प्राणत्व के आधार पर क्या कहलाती हैं? प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों जो हमारी वर्णमाला है उनके 2 आधार होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु। तो वायु के आधार पर हम यहाँ पर 2 प्राण मानते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं हमारे वर्ग का, 5 मैंने वर्ग बताए हैं, उसका पहला, तीसरा और 5वां ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। और चौथा और दूसरा हमारा द्वितीय और चतुर्थ जो होते हैं ये हमारे महाप्राण होते हैं। कौन कौन से? महाप्राण। इन्हें बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है और अल्प प्राण को बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, महाप्राण, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अक्षय क्या है? क्या मूल स्वर है या संयुक्त स्वर है या स्वर है या अयोग वहा है? तो मूल स्वर जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, ए ई उ और री, ये हमारे मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे ये होते हैं क्षेत्र और ग और श्रय, ये हमारे 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो 6 हमारा अक्षय जो है यह क्या हो जाएगा? हमारा संयुक्त स्वर हो जाएगा। और स्वर जो होते हैं वह स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनकी संख्या वर्णमाला में 11, हिंदी भाषा में 11 मानी गई है। अयोग वहा हमारे 2 होते हैं, अंगा और आहा, ये अयोग वहा वर्ण होते हैं। न इन्हें स्वर कहा जाता है और न ही इन्हें व्यंजन कहा जाता है। न इन्हें स्वर की कैटेगरी में रखा गया है और न इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 10 का बी। 11 क्वेश्चन है, भाषा का मूल रूप क्या है? भाषा का मूल रूप क्या लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है या साहित्यिक भाषा है? मूल रूप हमारा क्या है? देखो, सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है या सबसे पहले वह बोलना सीखता है, लिखना नहीं सीखता है, तो हमारा मूल यहाँ पर रूप हो जाएगा मौखिक भाषा। नंबर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी में य र ल व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? तो अभी अभी मैंने बताया है ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं हमारे। कौन कौन से? शा, शा और से और है हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। कैसे मैं तक ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जो हमारे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श, किसी न किसी एक भाग को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या रा लावा, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन अभी मैंने जो पिछली
पिछला क्वेश्चन गया है उसमें बताया कि संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? क्षय, त्रय और ज्ञ। ये हमारे क्या होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वाध्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व अध्याय का संधि विच्छेद हो जाएगा। स्व मतलब अपना और अध्ययन मतलब अध्ययन। तो अपना अध्ययन करना, इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा, सॉरी, इसका आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या परोपकार होगा, परोपकार होगा, पराउपकार हो गया, परोपकार होगा? परोपकार का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा परोपकार। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास होगा? दशानन में होगा हमारा ऑप्शन सही 10 आनन। 10 मतलब मुख है जिसके, या 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। 10 सर किसके हैं? रावण के हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि समास सही हो जाएगा। बहुव्रीहि यहाँ पर समास हमारा सही होगा। देखो जो हमारा द्विगु समास है, द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और समूह को यह दर्शाता है। और जो बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास कोई पद प्रधान इसमें नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द को संकेत करते हैं। तो ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। और तत्पुरुष समास हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसी का है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें सभी कारक वाले चिन्ह आते हैं। केवल कर्ता को पहला, कर्ता और जो संबोधन कारक होता है उनको छोड़कर 6 यहाँ पर संबंध कारक के चिन्ह इसमें आते हैं तत्पुरुष समास में। कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास का मैंने बता दिया। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य पाया जाता है और उपमेय उपमान का इसमें संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है? क्या द्वंद्व समास है या फिर बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय है, द्विगु समास है? तो द्वंद्व समास में हमारा जहां पर दोनों संख्यावाची शब्द हो, जैसे 35, तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होगा। बहुव्रीहि समास में अभी मैंने बताया है कि यहाँ पर दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। कर्मधारय में उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य वाले शब्द पाए जाते हैं। द्विगु समास में हमारा पहला पद संख्यावाची होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। क्योंकि कंठ कैसा है? नीला है, तो नीलकंठ, नीलकंठ में भी कर्मधारय। देखो यहाँ पे बहुव्रीहि और कर्मधारय समास दोनों दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही टिक करेंगे। इसमें सही ऑप्शन हमारा बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी भी न मरे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पर अमर। और अमिट क्या कहते हैं? अमिट होता है असीमित होना, असीमित जिसकी कोई सीमा न हो उसे हम अमिट कहते हैं। और अजर होता है जो कभी बूढ़ा न हो उसे हम अजर कहते हैं। अक्षय कहते हैं जिसका क्षय न हो या जिसका विनाश कभी भी न हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो देखा जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दृश्य। क्या हो जाएगा? दृश्य इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 19। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? अल्पज्ञ किसे कहते हैं हम? बहुत जानने वाले को, कम जानने वाले को, ज्ञानी को या बुद्धिमान को? तो कम जानने वाले को हम अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा शब्द में उपसर्ग होगा। महात्मा में कौन सा उपसर्ग होगा? तो महा मतलब महान आत्मा है जिसकी, महान आत्मा है जिसकी, वह होता है महात्मा। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 21 कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं यहाँ पर सूरज, रवि, भानु। सूरज के कौन कौन से होते हैं? रवि, सूरज, भानु, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो रवि यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। रवि सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं, शशि कहते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, भास्कर, पावक। तो दिनकर और भास्कर सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, पावक इसका नहीं है, शशि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जल का पर्यायवाची शब्द पावक नहीं है, बाकी नीर, वारी, तोय ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। और तोय, अम्बु, सलिल, पानी, नीर, वायु, तोय ये सब जल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, पयोधी है, अनिल है, गगन है, पावक है। तो यहाँ पर पयोधी यह सही हो जाएगा। समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं सागर, जलधि, उदधि, सिंधु, अर्णव और रत्नाकर और पयोधी, ये सभी सूरज के उसके समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्भीक का विलोम शब्द क्या होगा। निर्भीक मतलब जो कि कभी न डरे, तो उसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द। निर्भीक का साहसी होगा, कायर होगा, या फिर वीर होगा, या फिर निडर होगा। तो निर्भीक निडर मतलब नहीं डरे, वीर भी निर्भीक होता है, साहसी भी, तो कायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। उन्नति का क्या वृद्धि होगा, अवनति होगा, उत्कर्ष होगा या फिर विकास होगा। उन्नति का अवनति सही विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा। प्रकाश का उजाला होगा, चमक होगा, अंधकार होगा, दीप होगा। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, केवल सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवीन का विलोम शब्द क्या है। नवीन नूतन, आधुनिक, पुरातन या ताजा। नूतन मतलब नया और पुरातन मतलब क्या होता है पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सत्य का विलोम शब्द क्या है। सत्य का विलोम शब्द, सत्य का मिथ्या, न्याय, धर्म या फिर नीति। सत्य का असत्य होता है, मिथ्या भी इसका विलोम शब्द सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 लाभ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। लाभ का हानि होगा या फिर फायदा होगा। हानि होगा, फायदा होगा, उन्नति होगा या फिर आय होगा। तो लाभ का हमारा क्या है, ये विलोम शब्द है ना, तो लाभ का हमारा हानि विलोम शब्द सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नाक कटना का अर्थ क्या है। नाक कटना घायल होना, अपमानित होना, क्रोधित होना या दुखी होना। नाक कटना यहाँ पर घायल होना नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा। नाक कटना मतलब अपमानित होना। कहते हैं ना कि वह तो उसका लड़का तो फेल हो गया, उसने तो अपने माँ बाप की नाक कटा दी या कटवा दी, तो इसका आंसर होता है 31 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 ऑप्शन कह रहा है कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है। हार मान लेना, परास्त कर देना, डर जाना या दांत खराब होना। दांत खट्टे करना, परास्त कर देना सही ऑप्शन होगा। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है। अधिक पानी भरना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, समुद्र भरना या धन संचय करना। इसका ऑप्शन सही हमारा बी होगा, कम शब्दों में अधिक बात कहना ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 ऑप्शन कह रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर हमारे मुहावरों के अर्थ पूछे जाते हैं। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कर कर नहीं पूछा जाता है। जितने भी हमने PYQ कराए हैं अभी तक सभी में मुहावरे के अर्थ पूछे गए हैं, इसलिए हम अर्थ से ही यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो 34 कह रहे कि घर का भेदी लंका ढाए, अपना व्यक्ति ही नुकसान कर दे या शत्रु से हारना, घर बनाना या धन का नाश करना। इसका ऑप्शन ए सही होगा, घर का भेदी लंका ढाए, अपने व्यक्ति ही नुकसान पहुंचा दे। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी किसी को कहते हैं अगर अपने घर का भेद या अपने घर की बात कोई किसी दूसरे को बता देता है तो उसे हम विभीषण भी कहते हैं। तो विभीषण कौन थे, जिन्होंने
रावण की सारी बात श्री राम से बताई थी और उन्होंने अपनी ही लंका को मतलब नाश करवा लिया था। तो इसलिए हम कहते हैं अपने व्यक्ति ही नुकसान पहुंचा देते हैं। इसका अर्थ होता है घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ क्या होता है? डरपोक होना, असंभ अनुभव से सावधान करना, क्रोधित होना या घमंडी होना। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ होता है अनुभव से हम सावधान रहना। अनुभव जब हमें होता है तो हम सावधान हो जाते हैं। कभी मान लिया हमें किसी चीज से, जैसे चाकू है तो उससे हमारा हाथ कट गया, तो बाद में हमें अनुभव हो जाए कि इस चीज से हमारा हाथ कट सकता है, हमें कष्ट हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि अनुभव से सावधान रहना। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका ये सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रचना से। रचना है हमारा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? क्या कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, बिहारी हैं? तो रामचरितमानस के रचयिता होंगे हमारे तुलसीदास जी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या ऑप्शन 2 आगे हैं हमारे कामायनी के, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या निराला हैं? तो कामायनी के रचयिता हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा नंबर बी ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही है। और देखो महादेवी वर्मा की यामा, नीरजा, निहार, रश्मि ये प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा की। और जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है झरना, आंसू। और आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है जैसे कि साकेत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। निराला जी की प्रसिद्ध रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये किसकी हैं? ये हमारे निराला जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, महादेव वर्मा, निराला। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन जी की है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आगे चलते हैं हम, आगे हमारी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद जी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नंबर ए। वह स्वयं चला गया में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? स्वयं चला गया है निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक कौन सा कारक है? मैंने पुस्तक पढ़ी में पुस्तक कौन सा कारक है? तो यहाँ पर मैंने पुस्तक पढ़ी मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, करण या अपादान। तो मैंने पुस्तक को पढ़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्म कारक, पुस्तक यहाँ पर कर्म कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने राम को फल दिया में राम को कौन सा कारक है? राम को फल दिया, जब कहीं पर भी किसी भी वाक्य में कुछ देने का भाव आता है वहां पर हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। कर्म कारक जहां पर कर्म का होना पाया जाता है। संबंध कारक जहां पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पाया जाता है। अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं मैं और पर। जिस वाक्य में मैं और पर आपको चिन्ह दिखाई दे जाए वहां पर अधिकरण कारक हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है कि बालक दौड़ रहा है में क्रिया क्या हो रही है? क्या अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा अकर्मक। बालक केवल दौड़ रहा है तो यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया हो रही, कोई क्रिया नहीं होती है, वहां पर अकर्मक हमारी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालपन कौन सी संज्ञा है? बालपन में कौन सी संज्ञा होगी? क्या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? जातिवाचक जहां जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक जहां कोई स्पेशल एक चीज का या एक वस्तु का बोध होता है। और भाववाचक होता है हमारा जैसे बचपन, ईमानदारी और बेईमानी,
बुढ़ापा, जवानी, बालपन, ये हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर बालक में सुंदर क्या है? क्या संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो सुंदर बालक में सुंदर हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक कैसा है, बालक सुंदर है। जहां पर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेषण शब्द हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कर कमल। कर कमल में कर कमल कर कमल किस समास का उदाहरण है? क्या कर्मधारय का है या कर्मधारय का है, द्वंद्व का है, बहुव्रीहि का है, द्विगु समास का है? तो कर कमल किसका उदाहरण है? कर्मधारय यह समास होगा। यहाँ पर कर कमल, कर मतलब हाथ को इतना कोमल बताया गया है, इतने मतलब हाथों की तुलना कोमल किसकी? यहाँ पर कमल की तुलना जो है कोमल हाथों से की गई है। सॉरी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, निर्दोष में उपसर्ग होगा। निर्दोष में क्या उपसर्ग होगा? नि, निर्दोष या निर्द? तो निर्दोष में हमारा निर उपसर्ग हो जाएगा। जहां पर निर और दुर उपसर्ग आ जाए वहां पर संधि होती है हमारी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, अतः शब्द में प्रयुक्त चिन्ह कहलाता है? क्या अनुस्वार है, विसर्ग है, अनुनासिक है या फिर हलंत है? तो ये वाला चिन्ह हमारा विसर्ग कहलाता है। आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि हमारे बिल्कुल पेपर से पहले पेपर जैसे क्वेश्चन में लेकर आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यह क्वेश्चन है, इन्हें आप सोल्व कीजिए डेली। ऐसे ही मॉक टेस्ट में लेकर आई हूँ। और कल की वीडियो में मैंने एक वीडियो में कराया है जो रचनाओं से संबंधित मतलब जो महत्वपूर्ण उपनाम हैं किसके, साहित्यकारों के, उनके उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने वो वीडियो में कराया है, आप उस वीडियो को भी देखिए। और सभी टॉपिक व्याकरण के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिए हैं, आप अपने सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके पास सारी वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और जिन भी दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है और सब्सक्राइब किया है, उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।